नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक अब्दुल गफ्फार की लिखी हुई कहानी ज़िंदगी का सफ़र। यूँ तो अब्दुल गफ्फार जी मुख्यतः हिंदी के लेखक हैं, लेकिन उनकी चंद उर्दू व भोजपुरी कहानियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ट्रेन खुल चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर रेंग रही थी। गुलनार गेट पर खड़ी थी। रीमा दौड़ती हुई गुलनार की बोगी की तरफ आ रही थी। गुलनार आश्चर्यचकित होकर रीमा को देख रही थी। रीमा करीब आ गई। आंखों ही आंखों में बातें हुईं और गुलनार ने अपना हाथ रीमा की तरफ बढ़ा दिया। इसके पहले कि ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती, रीमा ने गुलनार का हाथ मजबूती से थाम लिया। ट्रेन आगे भागती जा रही थी और पीछे छूटती जा रही थी उदयपुर की यादें। आंखों में चुभने वाली रेगिस्तान की चमक, गाहे बगाहे नजर आने वाले पेड़ पौधे, हवेलियों के मुंडेरे और चौबारे, उदयपुर की गलियां और रास्ते, सब कुछ पीछे छूटते जा रहे थे। साथ में छूट रहा था रीमा का ससुराल, ससुराल में गुजरा हुआ उसका भयावह अतीत। इधर रीमा का साथ पाकर गुलनार की आंखों में उम्मीदों के चिराग जल उठे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चिराग महज चंद घंटों के मेहमान थे। कश्मीर की हरी भरी वादियों और शाहराहों से गुजरते हुए दोनों खगवाल गांव पहुंचे, जहां मशीन से रास्ते का बर्फ हटाया जा रहा था। खगवाल पहुंचते ही गुलनार को खबर मिली कि समय से रीमा का माफ़ी पत्र नहीं पहुंचने के कारण सऊदी हुकूमत कल उसके शौहर इकबाल को फांसी देने जा रही है। ये खबर सुनकर गुलनार पर बिजली से गिर पड़ी। उसकी सारी मेहनत और कोशिशें बेकार चली गईं। गुलनार बुरी तरह तड़पने लगी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। इधर गुलनार के दर्द ने रीमा को झकझोर कर रख दिया। चूंकि वो खुद इस पीड़ा से गुजर चुकी थी, इसलिए गुलनार के दर्द को बखूबी समझ सकती थी। दरअसल सऊदी में साथ रहते हुए एक दुर्घटना में गुलनार के शौहर इकबाल लोन के हाथों रीमा के पति रणवीर सिंह की हत्या हो गई थी। सऊदी कान के मुताबिक समय रहते अगर रणवीर की पत्नी रीमा अपने पति के कातिल को माफ़ करने का हलफनामा सऊदी हुकूमत के पास भेज देती तो इकबाल की जान बच सकती थी। लेकिन अफसोस, समय रहते काम ना हो सका और कल इकबाल को फांसी होने वाली है। तन्हाई में बैठी रीमा सोच रही थी कि जिसे वो अपना रक्षक समझती थी, कैसे वो राक्षस बन गया। धनंजय सिंह, उसके ससुर, जो पहले उसे बेटी की तरह मानता था, बेटे की मौत के बाद जब परिस्थितियों ने उसे आ घेरा और हवेली बिकने की कगार पर आ गई, तो कैसे उसने अपनी ही बहू का सौदा सिंघानिया के हाथों कर डाला। गनीमत रही कि समय रहते उसे पता चल गया। अगर हवेली से भागकर वो गुलनार के साथ नहीं आई रहती तो उसकी आबरू तार तार हो जाती। जिस गुलनार के माफ़ी पत्र पर रीमा ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, आज उसी गुलनार ने उसे सहारा दिया था और अपने ससुराल लेकर आई थी। खगवाल गांव में यूं तो कश्मीर की सारी खूबसूरती मौजूद है, पर गरीबी आज भी यहाँ के लोगों का मुकद्दर बनी हुई है। वे दोनों इसी गांव में गुलनार के ससुराल में साथ साथ रह रही हैं। गुलनार के ससुर इब्राहिम लोन और सास बिल्किस लोन को जब पता चला कि रीमा वही लड़की है जिसका शौहर उनके बेटे इकबाल के हाथों हलाक हुआ था, तो उन्होंने रीमा को अपनी बेटी मानकर उसे गले से लगा लिया और अपने घर में पनाह दे दिया। अब गुलनार और रीमा का रिश्ता एक दोस्त के साथ साथ ननद भौजाई का भी बन गया। अब घर में 3 औरतें, बिल्किस, गुलनार और रीमा, जबकि मर्द के नाम पर सिर्फ इब्राहिम लोन रहते हैं। इब्राहिम लोन की आमदनी का एकमात्र जरिया उनका चेरी का छोटा सा बाग है, लेकिन चेरी की पैदावार से उनके कुनबे की परवरिश 6 महीने भी नहीं हो पाती थी। इसीलिए उन्होंने कर्ज लेकर इकबाल को सऊदी अरब भेजने का फैसला किया था, ताकि कुनबे की परवरिश और तरक्की हो सके। लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। एक तो कर्ज का बोझ बढ़ गया, ऊपर से बेटा भी दुनिया से चला गया। बाप इब्राहिम का कंधा समय से पहले ही झुक गया और रोते रोते माँ बिल्किस की आंखें भी कमज़ोर पड़ गईं। खैर, रीमा के आ जाने से परिवार का खर्च कुछ और बढ़ गया। हालांकि रीमा और गुलनार दोनों इस बात से बेखबर नहीं थीं। दोनों चेरी के बाग में फल तोड़ते हुए बातें कर रही थीं। गुलनार, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? रीमा ने कहा। मतलब ये कि घर के खर्चे बढ़ गए हैं। हम अब बूढ़े माँ बाप से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। गुलनार बोली, मैं भी यही सोच रही थी, पर हम लड़कियां कर ही क्या सकती हैं? करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे?
रीमा बोली, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम साथ देने का वादा करो। वादा रहा, चलो बताओ। खगवाल में छोटे बच्चों का कोई स्कूल नहीं है, क्यों ना हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। इस तरह हमारे समय का सदुपयोग भी होगा और आमदनी भी होगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर हमारे पास स्कूल खोलने के लिए ना तो ज़मीन है और ना ही फर्नीचर के लिए पैसे हैं। गुलजार ने मजबूरी बताई। रीमा बोली, माय डियर, सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। पहले हम अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर आगे की बात आगे सोचेंगे। लेकिन यहाँ के लोग बेहद गरीब हैं, फीस देने में आनाकानी करेंगे। हम फीस नाम मात्र का रखेंगे, सिर्फ 50 रुपये महीना। सिर्फ 50 रुपये महीना? हाँ, सिर्फ 50 रुपये महीना, रीमा ने कहा। हाँ, तब तो मुमकिन है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी हो जाएं। फिर तो तुम पहले अपने सास ससुर को इस बात के लिए राजी करो, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। इंशाअल्लाह, गुलनार बोली। गुलनार घर पहुंचकर खाना बनाने लगी। देर शाम जब रीमा बाग से वापस घर लौटी तो देखा गुलनार एक तरह की सब्जी और रोटी पका रही है। ना दाल, ना चावल, ना गोश्त, तो उसका जी भर आया। घर में गोश्त पके हुए लगभग 1 महीना हो गया था, जबकि गुलनार के ससुर इब्राहिम लोन रोज़ गोश्त खाने के शौकीन थे। जब तक इकबाल सऊदी से पैसे भेजता था तब तक घर में रोज ही एक टाइम गोश्त पकता था, जैसा कि गुलनार बताती है। लेकिन अब तो सिर्फ एक सब्जी पर ही गुजारा करना पड़ रहा है। खाने के टेबल पर गुलनार ने रीमा के स्कूल खोलने का आइडिया बयान किया तो इब्राहिम लोन ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम लोग फिलहाल बाग में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। जाड़े के दिनों में घर के बरामदे और मेहमान खाने का इस्तेमाल कर लेना। यह सुनकर गुलनार और रीमा के चेहरे खिल उठे। सबने साथ बैठकर खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा करते हुए सोने चले गए। राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर कश्मीर की सरसब्ज वादियों में रीमा का दिल लगने लगा। वो बच्चों में अपना मन बहलाने लगी। इधर इकबाल की फांसी के बाद से गुलनार भी उसी कैफियत से गुजर रही थी जिस कैफियत से रीमा गुजर रही थी। फ़र्क बस इतना सा था कि गुलनार अपने सास ससुर के साथ थी और रीमा अपने सास ससुर से कोसों दूर। स्कूल की शुरुआत सिर्फ 12 बच्चों के साथ हुई। वे दोनों पूरे घगवाल में घर घर जाकर बच्चों के गार्जियन से मिलती और बच्चों को पढ़ने भेजने के लिए आग्रह करती। जो लोग बहुत गरीब थे उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का वादा भी करती। आहिस्ता आहिस्ता पूरे घगवाल में इस स्कूल की चर्चा होने लगी। 6 महीने बाद कुछ 40 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जिनमें 8 बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। समय फिसलते फिसलते यहाँ तक आ पहुँचा कि इब्राहिम और बिल्कीस दोनों गुजर चुके हैं। चेरी के बाग में एक बड़ा सा फाइबर का शेड गिर गया है। चारों तरफ से फाइबर की दीवारें लग गई हैं, जिनमें 150 बच्चे आसानी से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। रीमा और गुलनार का मज़हब अलग, जाति अलग, परिवेश अलग, लेकिन दोनों का दुख एक है। दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। लोगों को मोहब्बतें बांधती हैं, इन्हें दुखों ने बांध रखा है। इन्हें देखकर तो लगता है कि मोहब्बत के जोड़ से ज़्यादा मजबूत दुख का जोड़ होता है। तभी तो दोनों 12 बजे की सुइयों की तरह एक हैं। आज छुट्टी का दिन है। ज़िंदगी सख्त होते हुए भी मज़ेदार बन पड़ी है। दोनों अब 40 की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन चेहरे पर उम्र के निशान आज भी नज़र नहीं आते। शायद ये कश्मीर की आबो हवा का असर है। घर से मात्र चंद फरलांग की दूरी पर उनका चेरी का बाग है। चेरी के बाग में बने स्कूल से सटकर एक कब्रिस्तान फैला हुआ है। कब्रिस्तान के चारों ओर सनोबर, देवदार और अखरोट के ऊंचे ऊंचे दरख्तों का घना झुरमुट है। इन्हीं दरख्तों की छाँव में गुलनार और रीमा छुट्टी के दिन अपना अपना गम गलत करती हैं। रीमा बोली, मैं तुम्हारे संघर्ष को सोचकर हैरान होती हूँ कि किस तरह तुमने अपने शौहर को बचाने के लिए कश्मीर से राजस्थान पहुँची, किस किस जतन से मुझसे दोस्ती की और माफ़ी पत्र पर मेरा हस्ताक्षर लेने के लिए हर संभव प्रयास किया। काश समय रहते मैंने माफ़ी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो तुम विधवा होने से बच जाती। गुलनार ने कहा, तुम्हारा शौहर मरा था, तुम विधवा हुई थी। तुम्हारा जख्म अभी हरा था। तुम्हारी जगह मैं भी रहती तो वही करती जो तुमने किया रीमा। रीमा के मन में भावनाओं का एक तूफान सा उमड़ पड़ा। उसने कहा, मेरे दुख में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था गुलनार, लेकिन तुम्हारे दुख का कारण मैं खुद बन गई। मैं चाहती तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकती थी, लेकिन बचा ना सकी। इस बात का अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। गुलनार का मन बारिश के बाद के खुले आसमान की तरह साफ होना चाहता था। उसने कहा,
पहली गलती तो हमारी तरफ से हुई थी रीमा। हालांकि आमिर ने मुझे बताया था कि उसने रणवीर का कत्ल नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ एक हादसा था। रीमा ने कहा, खैर जो होना था वो हो चुका। तुम लोगों ने मुझे शरण देकर अपना कर्ज तो उतार दिया, लेकिन मेरा मन कैसे हल्का होगा। मैं आज भी पश्चाताप की आग में जलती रहती हूँ। गुलनार बोली, पुराने जख्मों को कुरेदने से हमारा जख्म नासूर बन जाएगा रीमा। क्यों ना हम बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ें। रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम आगे बढ़ चुके हैं गुलनार, चलो अब काम की बातें करते हैं। बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2 टीचरों हिना और रज़िया से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें और टीचर रखने की ज़रूरत है। गुलनार बोली, मैं भी यही सोच रही थी। 150 बच्चों पर 4 टीचर नाकाफ़ी हैं। हमें कम से कम 4 और टीचर रखने होंगे। हाँ बिल्कुल सही कहती हो। हाँ, एक और अहम बात, अपने पास 2 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। क्यों ना हम लोग स्कूल के लिए पक्का मकान बनवाना शुरू कर दें। मेरी जान, रीमा बोली, पक्का कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। जब तक हमारे पास कम से कम 5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो जाते, तब तक हम पक्का मकान बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अभी फ़िलहाल सब्र से काम लेना पड़ेगा। गुलनार ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो अब चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। गुलनार ने रीमा का हाथ पकड़ा और रीमा उठ खड़ी हुई। रास्ते में बर्फबारी होने लगी। दोनों ने अपने अपने दुपट्टे को छाता बनाया और घर की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी। रात होते ही दोनों ने अपने अपने कांगड़ी में आग जलाया, जो रूम हीटर का काम कर रहा था। फिर अपने अपने बिस्तरों में घुस गईं। करवटें बदलने लगीं। ये रोज़ का मामूल था कि उन्हें देर रात तक नींद नहीं आती थी। रोज़ ही उनका अतीत उन्हें परेशान करता है। रोज़ रात को रणवीर रीमा की चेतना से निकलकर उसके सामने आ खड़ा होता है और उसे हवेली की छत पर ले जाता है, जहाँ चांद और तारे उनकी राह तक रहे होते हैं। उसे आलिंगनबद्ध करता है, उसकी चोटियों को खोलता है और उन चोटियों से खेलता है। रणबीर रीमा से कहता है, जब मैं घर लौटूंगा तो तुम्हें सोने के कंगन और सोने का हार दिलाऊंगा। तुम्हें उदयपुर और जयपुर के मॉल में शॉपिंग कराऊंगा। तुम्हें कश्मीर घाटी की सैर कराऊंगा। कुछ देर के लिए ही सही, विरह की आग में जल रही रीमा की आत्मा तृप्त हो जाती। ठीक उसी तरह रोज़ रात को इकबाल भी गुलनार के तसव्वुरात से निकलकर उसके सामने आ खड़ा होता। उसे सनोबर, देवदार और अखरोट के झुरमुटों में ले जाता है, जहाँ की मखमली फ़िज़ाएँ उन्हें अपने आगोश में लेने के लिए मुंतज़िर होती हैं। इकबाल गुलनार से राज़ो न्यास की बात करता है, उसके गेसुओं को संवारता है। उससे कहता है, जब मैं घर लौटूंगा तो नई गाड़ी खरीदूंगा। तुम्हें गाड़ी में बिठाकर दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार घुमाऊंगा। तुम्हें अजमेर शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। कुछ देर के लिए ही सही, खिज़ा के फूल सा मुरझाया गुलनार का दिल मचल मचल उठता। यानी रोज़ नई रातें, रोज़ नई बातें। दोनों के कमरों के बीच महज एक दीवार का फासला है। कभी गुलनार की हंसी सुनकर रीमा हंस पड़ती है, तो कभी रीमा की सिसकियाँ सुनकर गुलनार रो पड़ती है। ऐसा तकरीबन रोज़ ही होता है। फिर अगली सुबह दोनों अपने वर्तमान में लौट आती हैं। सुबह के कामों से फारिग होकर स्कूल चली जाती हैं। लेकिन आज की सुबह भय और खौफ का पैगाम लेकर आई है। रात में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते सड़कों और छतों पर अभी भी सफ़ेदी की चादर चढ़ी हुई थी। फजर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से लौट रहे गुलनार के पड़ोसी मीर सज्जाद हुसैन ने गुलनार का दरवाज़ा खटखटाया। गुलनार ने दरवाज़ा खोला और सलाम करके पूछा, सब खैरियत तो है बड़े अब्बू? आप इतनी सुबह सुबह मेरे घर? मीर सज्जाद हुसैन ने कहा, गुलनार बेटी, तुम्हारे दरवाजे पर लगा ये इश्तिहार बता रहा है कि सब खैरियत नहीं है। गुलनार थोड़ा आगे बढ़ी और पलट कर देखा तो उसके दरवाजे पर इश्तिहार चिपका हुआ था। वो इश्तिहार को गौर से पढ़ने लगी। लड़की, तुमने एक काफिर लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी है। हम सोच रहे थे कि वो लड़की चंद दिनों की मेहमान होगी, चली जाएगी, लेकिन वो तो यहीं की होकर रह गई है। हमें पूरा यकीन है कि वो लड़की हिंदुस्तानी फ़ौज की एजेंट है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि उस लड़की को जल्द से जल्द अपने घर से रुखसत कर दो, वरना तुम दोनों को हलाक कर दिया जाएगा। लश्करे फिरदौस। इस बीच रीमा भी बाहर आ गई और इश्तिहार को गौर से देखने लगी। इश्तिहार उर्दू में था। रीमा ने गुलनार से पूछा, इसमें क्या लिखा है? गुलनार थूक निकलने लगी और कुछ न बोल सकी। मीर सज्जाद हुसैन ने कहा, बेटी, इसमें लिखा है, लड़की,
तुमने एक काफिर लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी है। हम सोच रहे थे कि वो लड़की चंद दिनों के मेहमान होगी, चली जाएगी, लेकिन वो तो यहीं की होकर रह गई है। हमें पूरा यकीन है कि वो लड़की हिंदुस्तानी फ़ौज की एजेंट है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि उस लड़की को जल्द से जल्द अपने घर से रुखसत कर दो, वरना तुम दोनों को हलाक कर दिया जाएगा। लश्करे ए फिरदौस। रीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मीर सज्जाद हुसैन समेत कई पड़ोसियों के यहाँ उसका आना जाना था, खाना पीना था। सारे पड़ोसी मुसलमान थे और सब जानते थे कि रीमा हिंदू है, लेकिन कभी किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई। मीरा ने मीर सज्जाद हुसैन से पूछा, चाचू, क्या मैं आपको भारतीय फ़ौज की एजेंट लगती हूँ? और जब आपको या दूसरे पड़ोसियों को मुझसे या मेरे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्हें क्या दिक्कत है? ये कौन होते हैं हमें धमकी देने वाले? मीर सज्जाद हुसैन ने कहा, बेटी, इन धमकियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा घगवाल तुम दोनों के किरदार से वाकिफ़ है। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। चलो पहले पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिर रीमा और गुलनार सज्जाद हुसैन के साथ पुलिस चौकी गईं और इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद दोनों स्कूल चली गईं और अपने अपने काम में लग गईं। हालांकि काम में उनका मन नहीं लग रहा था, चूँकि उन दोनों का अलग होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। इसलिए वो इश्तिहार उनके लिए मौत का पैगाम जैसा लग रहा था। करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगले 2-3 दिनों में घगवाल के 10-12 नौजवानों को सेना के जवानों ने उठा लिया। अब मीर सज्जाद हुसैन के लिए एक अलग मुसीबत खड़ी हो गई। गांव वाले मीर सज्जाद हुसैन को ही दोषी ठहराने लगे। ना वो FIR दर्ज कराने जाते, ना बेगुनाह नौजवान पकड़े जाते। हालांकि ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। पहले भी चरमपंथियों और फौजियों के बीच कश्मीरी लोग पिसते रहे हैं। मीर सज्जाद हुसैन को अब उन दोनों लड़कियों के अलावा गिरफ्तार हुए लड़कों की चिंता भी सताने लगी। अब रातों को गुलनार और रीमा का अतीत नहीं, बल्कि उनका वर्तमान परेशान करने लगा। डर के मारे दोनों अब एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोने लगीं। खौफ और दहशत के मारे नींद नहीं आती। मुश्किल से नींद भी आती तो मामूली सा खटका, मामूली सी आहट पर टूट जाती। रीमा कहती, तुम मेरे लिए खुद की जान को कब तक खतरे में डालती रहोगी गुलनार? मुझे जाने दो, हमारा साथ रहना लोगों को पसंद नहीं है। गुलनार कहती, मैं लोगों की परवाह नहीं करती। हम दोनों साथ हैं तो ये हाल है, अकेले अकेले रहेंगे तो क्या हाल होगा, कभी सोचा है तुमने? मेरे चलते गांव के कई बेगुनाह नौजवान जेल चले गए, लेकिन रीमा, FIR दर्ज कराना हमारी मजबूरी थी। FIR दर्ज नहीं कराते तो उन शरारती तत्वों का मनोबल और बढ़ जाता। FIR करा दिया तो बेगुनाह नौजवान फंस गए। कश्मीरियों ने यही तो किस्मत पाई है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। दोनों सोकर उठती तो सुबह मन में एक खटका सा लगा रहता। दरवाज़ा खोलते ही दोनों की निगाहें किसी नए इश्तिहार की तलाश करने लगती। कोई नया इश्तिहार नहीं पाकर दोनों के दिल को इत्मीनान सा मिलता। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दिन गुजरने लगे और ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी, लेकिन सहमी सहमी सी ज़िंदगी। और इस सहमी सहमी सी ज़िंदगी से स्कूल का काम प्रभावित होने लगा। स्कूल की स्थिति बिगड़ने लगी। स्कूल की हालत ख़राब होने की खबर जब मीर सज्जाद हुसैन तक पहुंची तो उन्हें खगवाल के बच्चों की तालीम खतरे में दिखाई देने लगी। उन्होंने गांव के 20-25 लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें मर्द के साथ औरतें भी शामिल थीं। फिर उन्हें इस तशवीशनाक सूरत हाल से लोगों को आगाह किया। भाइयों और बहनों, रीमा और गुलनार ने इस गांव में तालीमी इदारा खोलकर हम गांव वालों पर एहसान किया है। इसके पहले हमारे बच्चे या तो गांव से बाहर पढ़ने जाते थे या फिर पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन अब कुछ लोग रीमा और गुलनार को डराना चाहते हैं, उन्हें इस गांव से भगाना चाहते हैं ताकि यहाँ अंधेरे का राज कायम रह सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी फर्जी शिद्दत पसंद तंजीम ने गुलनार के दरवाजे पर धमकी भरा इश्तिहार चिपकाया था। हमने उस नाम निहाद तंजीम का नाम पहले कभी नहीं सुना। अब हमें सोचना होगा कि हमें तालीम की रोशनी पसंद है या जुल्मत का अंधेरा पसंद है। अगर तालीम की रोशनी पसंद है तो हम किसी भी तंजीम के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि खुल्लम खुल्ला उनकी मुखालफत करेंगे। एक बुज़ुर्ग महिला ने कहा, जब इब्राहिम ने रीमा को बेटी बना लिया तो रीमा पूरे गांव की बेटी हो गई। हम उसे सिर्फ अपनी बेटी मानते हैं, काफिर या जासूस नहीं। एक नौजवान ने कहा, हम उन शरारती तत्वों को उनके मकसद में हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। एक बुज़ुर्ग ने कहा,
बच्चियों तुम आगे बढ़ो, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। एक महिला ने कहा, वो बुज़दिल इन लड़कियों को अकेला समझते हैं, उन्हें नहीं पता है कि पूरा गांव इनके साथ है। इस हंगामी निशस्त के बाद रीमा और गुलनार का हौसला बुलंद हो गया। उनके चेहरे का तनाव गायब हो गया। वो अपने काम में जी जान से जुट गई हैं। स्कूल की रफ्तार धीमी पढ़ते पढ़ते अचानक से तेज हो गई है। टीचर्स की तादाद दोगुना हो गई है। हर महीने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे हैं। उस घटना के बाद से आज तक गुलनार के घर या स्कूल पर दोबारा से कोई पोस्टर नहीं लगा। शायद उन छद्म चरमपंथियों तक ये बात पहुंच चुकी है कि घग्वाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया है, गाँव के बेगुनाह नौजवानों की रिहाई का मसला। मीर सज्जाद हुसैन, रीमा, गुलनार और गांव वाले पुलिस और फौज के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। रीमा और गुलनार की ज़िंदगी का सफ़र पैहम रवा दवा है। आधी ज़िंदगी तो कट चुकी है, आधी का खुदा हाफिज है। अभी आप सुन रहे थे अब्दुल गफ्फार जी की लिखी हुई कहानी ज़िंदगी का सफ़र। परिस्थितियों से जूझने वाली दो युवतियों की कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।